lovely students. Welcome to my channel English Bibliotheca. In this video, I'm going to tell you and explain you about a poem, that is poem number 5 of chapter 3 from first flight of class 10 English language and literature. We will cover summary of the poem, stanza-wise explanation, themes, poetic devices, tone and rhyming scheme. Basically, tone and rhyming scheme is already a part of poetic devices only. It's not a different topic, it's one and the same thing. So firstly, I would like to tell you that Ball poem is basically written by John Berryman in the 20th century. Around in 1940 it was published, and it was published as a part of the anthology in the name 5 Young American Poets. That means this poem is from a collection of poems which was written by many poets, and from in those collection of poems this Ball poem was also there, so it has been taken from there only. Firstly, let me tell you about the tone of the poem. The tone which the poet has used here is philosophical, because this whole poem talks about and gives a life lesson to all of us. Okay. And secondly, it talks about, it also illustrates the psychology of a young boy when he loses his favorite ball, his toy ball, which actually acts as or we can say it's a symbol of his childhood memories. Alright, now if we talk about the rhyming scheme, आपके टीचर्स ने सभी ने बताया होगा कि rhyming scheme कैसे फाइंड आउट करते हैं. इस पोएम को अगर हम थॉरली रीड करेंगे तो इस पोएम में हमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं नजर आती है, यानी कि कोई भी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से राइम नहीं कर रही है, सेकंड लाइन किसी और लाइन से राइम नहीं कर रही है. जब किसी भी पोएम की कोई भी लाइन आपस में राइम नहीं करती है तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम. और इस तरह की पोएम्स में हम क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम, तो आप लिखेंगे फ्री वर्ड्स या फिर ब्लैंक वर्ड्स. फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स का मतलब है कोई राइम स्कीम नहीं है इस पोएम में. ठीक है, क्विकली अब हम समरी समझ लेते हैं इसकी. देखिए यहाँ पर जो पोएट है ना जॉन बेरीमैन, वो एक ऑन लुकर है. ऑन लुकर का मतलब ये है कि ही इज अ स्पेक्टेटर. फ्रॉम अ डिस्टेंस ही इज वॉचिंग द बॉय प्लेइंग विद हिज बॉल and bouncing the ball. Suddenly what happens, the ball just keeps on bouncing and it went into the water. ठीक है, और वो वाटर में जाकर हमेशा के लिए डिसअपियर हो गई. अब उस बॉय को वो बॉल कभी भी वापस नहीं मिलेगी. दैट मीन्स दिस इज द लॉस ऑफ इनोसेंस. ये हमारी फर्स्ट स्टेज है जिससे हम धीरे से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. अब यहाँ पर बॉल का खोना और चाइल्डहुड मेमोरीज का एक कनेक्शन है कि यहाँ पर एक बॉय जो है, जो कि यंग बॉय है, ही इज इन हिज चाइल्डहुड एंड सडनली द बॉय लूजेज हिज बॉल. Actually, this is not actually the loss of the ball, it is actually the loss of innocence. ठीक है, अब यहाँ पर जो मासूमियत जो है ना बच्चे की, वो आगे की तरफ बढ़ रही है. he is trying to become more smarter. क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं, और हम हमेशा बच्चे नहीं रह सकते हैं. हम धीरे धीरे करके लाइफ की कई स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले इन्फेंट्स होते हैं, फिर चाइल्डहुड आता है, फिर चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस आता है, एडोलेसेंस के बाद एडल्टहुड आता है. तो इसी तरह से उन स्टेजेस की ही बात की है पोएट ने. इनडायरेक्टली बॉल का एग्जाम्पल लेते, बॉल को सिम्बोलाइज किया है चाइल्डहुड मेमोरीज से. ठीक है, अब बॉय जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो जा चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि चाइल्डहुड ख़त्म हो गया है. अब बॉय को क्या करना है, अपने नेक्स्ट स्टेज का तैयारी करनी है, उसको अपने आप को रेडी करना है नेक्स्ट स्टेज के लिए. तो अब उसके अलावा और क्या मैसेज कन्वे किया है पोएट ने यहाँ पर, वैल्यू ऑफ अटैचमेंट. यानी कि जो वैल्यू ऑफ अटैचमेंट है, मतलब जो बॉय है वो कितना ज़्यादा अटैच्ड है. जो आपकी 5th से 8th लाइन जो है ना, वो ये एक्सप्लेन कर रही है कि जब हम किसी भी चीज़ से अटैच होते हैं, स्पेशली हमारे चाइल्डहुड टॉयज़ जो होते हैं उनसे जब हम अटैच होते हैं, और जब उनको कुछ नुकसान पहुंचता है या कोई हर्ट कर देता है या कोई तोड़ देता है या खो जाते हैं वो, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं. हमें कोई और खिलौना नहीं चाहिए होता. हम अपने पेरेंट्स से क्या जिद करते हैं, हमें तो वही लाते हैं, है ना. लेकिन ऐसा नहीं होता है. देखिए यहाँ पर जो बॉल है दैट सिम्बोलाइजेस चाइल्डहुड मेमोरीज.
अब जो चीज़ जा चुकी है हम उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है। तो जो वैल्यू ऑफ अटैचमेंट है दैट हैज़ बीन कनेक्टेड विद द कंडीशन ऑफ द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉय, ठीक है। एज सुन एज ही लूजेस हिज बॉल ही बिकम्स ट्रॉमेटाइज्ड एंड ही wants the same ball back, but it's not possible. Then lesson of responsibility. अब चाइल्डहुड जो है ना वो बहुत ही बिंदास स्टेज होती है। कहने का मतलब ये है इट इज़ अ केयर फ्री स्टेज ऑफ लाइफ. वी डोंट बॉदर अबाउट अदर थिंग्स. We just think how to play, what game we are going to play, when we are going to study, that's all. Okay. तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लेसन मिल रहा है इस बॉय को, अपनी इस बॉल के खोने से एक लेसन उसको मिला है. वो लेसन क्या है कि कोई चीज़ हमारे पास अगर है तो हमें उसको संभाल के रखनी है. वी हैव टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एज वी आर मूविंग ऑन एंड एज वी आर ग्रोइंग अप. और धीरे धीरे करके जैसे ही हम ग्रो अप होते हैं वी ट्रांजिट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. तो डेफिनेटली हमारे बिहेवियर में, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंजेस आने ज़रूरी हैं. जितने केयर फ्री हम बचपन में थे हम उतने केयर फ्री नहीं रह सकते, इज़न्ट इट? और यही ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए. वी हैव टू बिकम एज विद द पैसेज ऑफ टाइम, वी हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल विद द पैसेज ऑफ टाइम. अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो एक्चुअली पोएट यहाँ कन्वे करना चाह रहा है, दैट इज़ लर्निंग टू स्टैंड अप. यानी कि गिरोगे तो खड़े तो होना ज़रूरी है ना. ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास कोई ना कोई हेल्प करने के लिए हमें आ जाएगा. सो वी हैव टू लर्न टू स्टैंड अप, स्टैंड बाय आवर ओन एफर्ट्स, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली द समरी ऑफ द पोएम. द बॉल पोम बाय जॉन बेरीमैन illustrates these three main themes. The first theme is epistemology of loss. एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द लॉस टू लूज समथिंग. दैट मीन्स वॉट एवर यू हैव लॉस्ट समथिंग यू शुड एक्सेप्ट इट दैट इट्स गॉन, इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक. लाइक आवर चाइल्डहुड वंस गॉन, वी कैन नॉट बाय इट, वी कैन नॉट गेट इट बैक इन रिटर्न ऑफ एनीथिंग. ओके. सेकेंडली, ट्रांजिशन टू चाइल्डहुड. अगेन when we grow up we transit from one stage of life to another stage of life. जब हम इन्फेंट थे, इन्फेंट से हम चाइल्डहुड स्टेज में आए, ठीक है. चाइल्डहुड स्टेज से फिर हम जब आगे की स्टेज में जा रहे हैं, यानी कि एडल्टहुड की तरफ जब हम जा रहे हैं, दैट इज़ वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स आवर थिंग्स, टूवर्ड्स आवर रिलेशनशिप्स, टूवर्ड्स मैनी मोर. ओके. So this transition is utmost important in our life. Now the third, that is the resilience. Resilience is basically the ability and or the strength to overcome our losses. यानी कि आप कितनी क्षमता रखते हो कि कितना बड़ा झटका आप झेल सकते हो लाइफ में, ठीक है. लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स ज़रूर आएंगे. अब कई होते हैं कि कोई थोड़ा सा डाउनवर्ड चले गए या कुछ प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, तो वी बिकम डिप्रेस्ड, हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं. ऐसा नहीं होना है. वी हैव टू लर्न टू बी रेजिलिएंट. यही लेसन, यही थीम इस चैप्टर से हमें मिल रहा है, यही जॉन बेरीमैन हमें एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं पोएम के लाइन वाइज मीनिंग, ठीक है. अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टैंजा लिखा है. अब देखिए, What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. अब देखिए ये जो चार लाइनें हैं ना, these represent loss of innocence. अब इनका मीनिंग जब हम समझेंगे ना तो हमें समझ आ जाएगा कि loss of innocence कैसे, ठीक है. अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो बॉय है ना, इसको दूर से जॉन बेरीमैन देख रहे हैं एज अ स्पेक्टेटर. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जॉन बेरीमैन इज हियर एन ऑनलुकर और वी कैन से अ स्पेक्टेटर. अ स्पेक्टेटर इज अ वन हु वॉचेस अस फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है. अब कहीं दूर खड़ा हुआ है पोएट और इस लड़के को देख रहा है, नोटिस कर रहा है कि क्या हो रहा है. अब उसने क्या देखा कि एक बॉल से खेल रहा था एक बॉय, एक यंग बॉय, और बाउंस करती हुई उसकी बॉल कहाँ चली गई, इट वेंट इनटू द वाटर.
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, वैसे तो ये बहुत सिंपल सी है, एक बॉल से खेल रहा था बच्चा, बॉल बाउंस करती हुई पानी में चली गई, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, इट गिव्स अस अ वेरी डीप मीनिंग एंड दैट मीनिंग इज लॉस ऑफ इनोसेंस। अब कैसे है, अब देखिए यहाँ पर जो बॉल है ना, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बॉल इज अ सिंबल ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बॉल है ना, लॉस्ट हिज बॉल, इट मीन्स this loss of ball is actually the childhood memories the poet is talking about. क्या है ये? childhood memories हैं जो कि अब वापस नहीं आएगी। अब इस बॉय को पता है कि बॉल हाथ से स्लिप हो गई, चाइल्डहुड स्लिप हो गया, अब वो वापस नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन सेड लॉस ऑफ इनोसेंस। फिर उसके बाद कहते हैं व्हाट इज ही टू डू। अब वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज दिख रहा है वो लड़का कि अब चिंता हो रही है जॉन बेरीमैन को एज अ स्पेक्टेटर कि वो बच्चा करेगा क्या, वो बॉल के लिए अब क्या कर सकता है। आई सॉ इट को, अब यहाँ पर जो आई है ना, ये कौन है? हमारा जॉन बेरीमैन है। ठीक है, मतलब जॉन बेरीमैन एविडेंस दे रहे हैं कि मैंने देखा है उसकी बॉल को जाते हुए, मैरीली बाउंसिंग। वो बॉल कैसे जा रही थी? मैरीली बाउंस करती हुई जा रही थी, मतलब बहुत खुशी खुशी से बाउंस करते हुए जा रही थी। मैं इसका भी आपको मीनिंग बताऊंगी, इसमें एक पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इन द वाटर। ठीक है, कहाँ चली गई वो बॉल? पानी के अंदर चली गई। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो समझनी है, जैसे कि यहाँ पर वॉट और वॉट दो लाइनों में रिपीट हुआ है। जब एक ही वर्ड दो लाइनों में रिपीट होता है ना, तब हम उसमें एक पोएटिक डिवाइस मार्क करते हैं, तो उसमें हो गया रेपिटिशन। ठीक है, लेकिन जब एक ही वर्ड कॉन्सिक्यूटिवली रिपीट होता है, यानी कि इस तरह से व्हाट एक ही लाइन में आ रहा है कॉन्सिक्यूटिवली, तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? यहां पर हम मार्क करेंगे एनाफोरा। ठीक है, अब ये जो बॉल है ना, ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, isn't it? लेकिन वो पोएट कह रहा है कि वो मैरीली बाउंस करती हुई जा रही है, मतलब खुशी खुशी जा रही है। अब बॉल तो खुशी खुशी नहीं जा सकती ना, ये तो एक ह्यूमन क्वालिटी है। जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन क्वालिटी से डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या होता है, वहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस यूज करता है पोएट। मैरीली बाउंसिंग और मैरीली ओवर में क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन है, मतलब एक पर्सन की क्वालिटी को बताया गया है कि एक बॉल जो है वो हंसते खेलते खुश होते हुए बाउंस करती हुई पानी के अंदर चली। ठीक है, तो ये तो इसके पोएटिक डिवाइसेस हो गए। अब यहाँ पर बात आती है इस एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए। अब यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या एक्सप्रेस कर रहा है? This interjection, this is an interjection to express the shock or surprise। ठीक है, ये बॉय जो है ना, ये शॉक में आ गया क्योंकि इसकी बॉल चली गई पानी में, he cannot get it back now। अब वो पानी में चली गई तो वो शॉक में है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये एक एक्सप्रेशन है टू शो हिज दैट द बॉय इज इन ट्रॉमा एंड ही इज वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड नाउ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ। लेट अस स्टार्ट द सेकंड पैराग्राफ। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। अब देखिए यहाँ पर these line illustrates the value of attachment। That means when the boy loses his ball, when his ball went into the water, now his mental condition, his psychological condition is becoming really very severe. Like the poet has already explained, an ultimate shaking grief fixes the ball। That means this is his mental condition. He has become motionless,
Firstly, let me tell you the first line. Let me explain you the first line. No use to say oh, there are other boys. That means now the poet who is standing at a distance, he wants to come to that boy and tell him, oh, it's okay, you have lost one ball, there are other balls, we can buy another ball. But then suddenly he realizes that it's not so important that he has lost his ball, and it is necessary to give him another ball so that he becomes consolable. So he thinks that buying another ball is useless because the loss of ball is not a big thing. It's a part of the life. Okay, if we are going to buy another ball for him, even that ball can also be lost. So it's no use telling him there are other balls. Then he describes his physical condition, his mental condition. Now his physical condition is that he is not moving at all, and his mental condition is that he is in deep grief, and that deep grief has fixed him at one place. He is not moving at all. As he stands rigid, that means the boy has become very rigid. He has become very serious, trembling. His legs, his body is trembling because he is not able to console himself, because he is not able to bear the loss of the ball, and staring down. What he is doing? He is just standing rigidly, not moving at all, and he is just staring in the water where the ball went. Okay, now क्यों देख रहा है वहाँ पर उसको? क्योंकि जब वो उस जगह को देख रहा है जहाँ पर उसकी बॉल गई, यानी कि बॉल मतलब आई टोल्ड यू बॉल मीन्स द चाइल्डहुड मेमोरीज, तो उन चाइल्डहुड मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है, और रिकॉल करते करते वो क्या याद कर रहा है? अपने यंग डेज को याद कर रहा है, मतलब अपने बीते हुए समय को याद कर रहा है। और बीते हुए समय को क्यों याद कर रहा है? क्योंकि वही वो हार्बर है। वो हार्बर मैंने आपको बताया था, हार्बर इज अ प्लेस वेयर शिप्स आर मूव्ड। ओके, इट इज अ प्लेस वेयर शिप्स आर मूव्ड। हम शिप्स और बोट्स को जब पार्क करते हैं ना, एक्चुअली इसको पार्क नहीं बोलते, मूव्ड कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर शिप्स और बोट्स रुकती हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए, तो वहाँ पर वो खेला करता था अपने दोस्तों के साथ, तो वो पुरानी यादें उसकी ताज़ा हो गई। जैसे वो बॉल उस पानी के अंदर दी ना, उसको याद आने लगे कि कैसे हम उस बॉल से खेला करते थे, कितने मज़े करते थे, कितना अच्छा लगता था रीयूनाइट होने में, खेलने में, ठीक है। अब वो चीज़ें याद आ रही हैं, और वो कहाँ देखी जा रहा है? वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी वो बॉल चली गई, यानी कि जहाँ पर उसका वो चाइल्डहुड खत्म हो गया था। कहाँ खत्म हो गया था? हार्बर पे, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। अब जब दोस्त बड़े हुए, सब अपनी अपनी कामों में बिजी हो गए, और ये बॉय भी जब बड़ा हुआ तो ये भी अपने कामों में बिजी हो गए, ठीक है। लेट अस कम टू स्टैंजा 3. I would not intrude on him. A dime on another ball is worthless. Now he sends his first responsibility in a world of possession. देखिए जो थर्ड स्टैंजा है ना, this illustrates a lesson of responsibility. Now after losing the ball, the boy is now going to learn a new lesson, that is he is learning his first lesson of life, and that is a lesson of responsibility, taking the responsibility of his own belongings. Okay, अब यहाँ पर जो पोएट है ना, उसने कहा है I would not intrude. Here again I is the spectator, that means the poet himself, John Berryman है I would not intrude on him. अब क्यों इंट्रूड नहीं करना चाह रहा? इंट्रूड का मतलब होता है किसी और के मैटर्स में इंडल्ज होना, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, और क्या क्यों नहीं जाऊँगा? अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। कह रहे हैं कि जो दूसरी बॉल है ना, अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको दूसरी बॉल खरीद के दे सकता हूँ, है ही कितने की? एक डाइम की। डाइम एक अमेरिकन करेंसी है, ठीक है। लैटिन अमेरिका में पहले डाइम बोला जाता था। तो कुछ चिल्लरों की ही तो आएगी एक दूसरी बॉल, वो खरीद के दे सकता हूँ, लेकिन ये वर्थलेस है क्योंकि यहाँ पर ये बॉय अकेला कुछ सीख रहा है। ही इज सेंसिंग हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब जैसे हम जब छोटे होते हैं ना, हम बार बार गिरते हैं, हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं और हमें खड़ा कर देते हैं, और चोट झाड़ के या हमें दोबारा से कंसोल करके हमें कहते हैं दोबारा कोशिश करो। अब ये चीज़ ऑन गोइंग अगर रहती है
तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, बार बार गिर रहा है, इसको अपने आप खड़े होना, कहते हैं ना, ये एक्सपीरियंस किया होगा, हम सब ने किया और ऐसा होना भी चाहिए। तो यहाँ पर स्पेक्टेटर जो है ना, जॉन बेरीमैन, वो जाते जाते अपने आप को रोक लेता है कि मैं एक बॉल खरीद के दे देता हूँ, शायद ये जो शॉक में, जो ट्रॉमा में है, उससे बाहर आ जाएगा, लेकिन इट्स ऑफ नो यूज, इट विल गो ऑल इन वेन, बिकॉज दैट बॉय इज नॉट एट ऑल गोइंग टू लर्न द लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज लाइफ एवर। ठीक है, जिनको हमेशा सहारा मिलता रहता है ना, वो खुद से कभी कुछ करने का नहीं सीख पाते हैं। तो इट्स बेटर कि लेट हिम लर्न, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, एंड लेट हिम लर्न हाउ टू टेक हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, यानी कि यहाँ तो अभी उसकी एक बॉल ही खोई है, ये जो पूरा दुनिया है ना, ये जो पूरी दुनिया है, किस चीज़ से भरी हुई है, मेटीरियलिस्टिक थिंग्स से भरी हुई है। तो हम कह सकते हैं वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में ना मेटाफर है। ठीक है, मेटाफर क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ पोजेशन एक्चुअली मीन्स मेटीरियलिस्टिक थिंग्स। यानी कि पूरे वर्ल्ड में ना, पूरा वर्ल्ड जो है कुछ ना कुछ पदार्थों से, कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से भरा पड़ा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मेटाफोरिकली यूज हुआ है किस चीज़ के लिए, मेटीरियलिस्टिक थिंग्स से, जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ ये बॉल ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनका मोह हमें हो जाता है, वी गेट अटैच टू सर्टन थिंग्स, और जब वो हमसे डिटैच होती है ना, वी बिकम वेरी डिप्रेस्ड, डिस्पेयर हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं कि हमें वापस चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वी शुड लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल, वी शुड change ourselves, we should keep on moving. So this is a poem of hope. Okay, finally we are on the last paragraph, that is stanza 4, जो कि ultimate message है इस पूरी poem का. We can say this poem can, these lines actually can be a summary of this whole poem. यानी कि यहाँ पर हमें जो lesson दिया जा रहा है वो है learning to stand up. ठीक है, गिरेंगे हैं, ट्रायल एंड एरर चलता रहेगा हमेशा, ठीक है, लेकिन नेवर गिव अप, जस्ट लर्न टू स्टैंड अप एवरी टाइम व्हेनेवर यू फॉल। अब लाइन वाइज मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट, ऑलवेज लिटिल बॉय। अब पोएट जॉन बेरीमैन बता रहे हैं उस बॉय को, उसको समझा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड एक पोजेशंस की दुनिया है। ठीक है, इट इज़ अ प्लेस ऑफ पोजेशंस, यानी कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स से भरा हुआ है। यही बॉल नहीं, और भी बहुत सारी बॉल लोग लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, वो बॉल हमेशा नहीं रहेंगी हमारे पास, मटेरियल चीज़ है, इट विल डिस्ट्रॉय, इट विल डीके, खत्म हो जाएगी, खो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी हमारे लिए बॉल दोबारा से खरीदता कब तक रहेगा। ठीक है, अब बॉल बैग खरीद नहीं सकते, इसका मतलब कि बहुत डीप मीनिंग है यहाँ पर, उस मटेरियल बॉल की बात नहीं हो रही है। हम क्या चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, अपने इमोशंस को खरीद नहीं सकते, अपनी फीलिंग्स को नहीं खरीद सकते हैं, होप्स को नहीं खरीद सकते हैं। मनी को एक्सटर्नल बताया है, मतलब एक्सटर्नल क्यों बताया है, क्योंकि मनी कैन बाय ओनली मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मनी कैन नेवर बाय यू होप, मनी कैन नेवर बाय यू फीलिंग्स, इमोशंस और योर चाइल्डहुड बैक। Can it buy you back your childhood? No, never. फिर उसके बाद कहते हैं he is learning well behind his desperate eyes. अब उसकी जो eyes है ना, eyes उसकी hopeless हो गई है, because he is traumatized. He is not able to understand or accept that he has lost his childhood now. He cannot get it back in return of even money. बिकॉज मनी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, कि हम उससे कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर चाइल्डहुड मेमोरीज़ की जब बात हो रही है ना, तो चाइल्डहुड मेमोरीज़ को वो चाइल्ड नहीं खरीद सकता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया, उसकी आंखों में उसकी होपलेसनेस दिखाई दे रही है। लेकिन इस होपलेसनेस के पीछे एक लेसन वो सीख रहा है, और वो क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मैंने आपको बताया था, लर्निंग टू स्टैंड अप। ठीक है, ये एक स्टडी होती है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस एक नॉलेज होती है, मतलब ज्ञान प्राप्त करना कि भाई
चीज़ें आएंगी, चीज़ें खोएंगी, ख़त्म होंगी, लेकिन हमें मूव ऑन होना है, वी हैव टू स्टैंड अप। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं पोएट, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अब किसी ना किसी दिन हम सभी को, मैं हूँ, चाहे वो यंग बॉय हो, चाहे आप हो, कोई भी हो सकता है, हमें ये एक ना एक दिन सीखना है, वी हैव टू लर्न इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट वन डे और द अदर, एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। जल्दी, अर्लियर और सूनर, कभी ना कभी हमें ये चीज़ समझनी होती है, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे कैसे हमें स्टैंड करना है, कैसे हमें अपनी फेलियर्स को, अपने लॉसेस को ओवरकम करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी। जस्ट इन केस यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स and do let me know whether you like my explanation or not, because this is my first video. Thank you so much.